हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू द करेंट अफेयर्स एनालिसिस ऑफ अरुणाचल टाइम्स। तो अभी लास्ट 3 डेज से हमने आपका करेंट अफेयर्स एनालिसिस स्टार्ट किया है। तो उसी सीक्वेंस में आज आपकी डेट है 29 फरवरी। तो आज वैसे भी स्पेशल डे है 29 फरवरी। इट इज़ अ लीप ईयर। 4 साल में एक बार आता है आपका लीप ईयर। ठीक है ना। अगर आपको पता है तो इसका रीज़न कि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर क्यों आता है, तो उसका रीज़न एक बार कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो सर जैसा आप देख पा रहे हैं बैक स्क्रीन पर 29 फरवरी ये हमारी जो क्लास है ये आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस की है। आज कुछ हमने चेंजेस किए। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप जैसे हमें फीडबैक देते रहेंगे उसी के अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को और इवॉल्व करते रहेंगे। आपके सेंट्रिक चीज़ों को ले जाना हमारे लिए आसान होगा। लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि सर आप मतलब एक साइड पे कंटेंट रख के एक साइड ब्लैंक करते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं चीज़ समझ गया। उसी के संदर्भ में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। लाइक आपका जो जो न्यूज़ मेरे को बतानी थी, जो जो न्यूज़ का डिस्कशन करना था, उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर पीपीटी में यूज़ किया है। और उसी के रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्स्ट्रा एड ऑन देना चाहता हूँ, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें आपका ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो इसमें अब आपको और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा चीज़ों को समझने में। प्लस चूंकि अब ये एक पीपीटी बन गई है तो एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में भी हम ये आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वो आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप सिर्फ पीडीएफ के चक्कर में पढ़ें, ठीक है ना। ये पीडीएफ प्रोवाइड करने का रीज़न सिर्फ इतना है कि एक जगह आपके पास रिकॉर्ड हो जाए। मान लो कभी कोई चीज़ मिस हो तो आप उसे वहाँ कवर कर लो। लेकिन उसको ज़रूरी नहीं है आप प्रिंट कराओ, एक अलग फ़ोल्डर में उसको सेव कर लो। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूज़ का बस आप नोट्स बना लो, दैट्स इट, ठीक है ना। तो हमेशा ये याद रखिएगा, अल्टीमेटली जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं वो आपके खुद के बनाए हुए पीडीएफ नोट्स करने वाले हैं। हम यहाँ पर जो पीडीएफ दे रहे हैं वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में जानकारी के साथ दे रहे हैं, लेकिन उसी को शॉर्ट में करके लिखना, यही आपका शॉर्ट नोट्स है, ठीक है ना। तो उसको आपको या तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, अदरवाइज इस पीडीएफ को आप कंपाइल करके इकट्ठा करते रहिए, ठीक है ना। अगर पॉसिबल होगा तो जैसे कल 1 मार्च है, ठीक है ना, आगे हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका 1 मार्च से हमने पीडीएफ बनाना शुरू किया, तो पूरे जो महीने का कंपाइलेशन है पीडीएफ का, वो हम आपको शॉर्ट में करके प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। वो आपके लिए और कन्वीनियंट हो जाएगा। तो अगर आपके लिए आपको मंथली कंपाइलेशन की रिक्वायरमेंट है तो एक बार कमेंट में एक बार मेरे को बता देंगे। तो पीडीएफ तो चूंकि बनेगा तो उसी का एक कोशिश करेंगे शॉर्ट फॉर्म में कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दें, ठीक है। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के क्वेश्चन, आज के टॉपिक्स। तो पहली न्यूज है सर संगीत नाटक एकेडमी से रिलेटेड। तो नाम ध्यान रखिएगा, जो ओलेन मुगु दामिन। देखिए, हो सकता है थोड़ा सा कभी कभी नेम के प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले से ही अपोलोजाइज करता हूँ आप लोगों से। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कभी फंबलिंग हो जाती है इस तरह से। तो आपका जो ओलेन मेगू दामिन जी है, उनको सिलेक्ट किया गया फॉर द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022, ठीक है ना। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 के लिए उनको सिलेक्ट किया गया। अवार्ड्स एंड ऑनर्स मैंने कल की करंट अफेयर्स क्लास में भी कहा था, जो 9 PM पे लेते हैं हम, कि आपका ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स एक अलग सेक्शन होता है जो आपके करंट अफेयर्स में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन अरुणाचल करंट अफेयर्स में बहुत इजीली पूछा जा सकता है। अब यहां पर बात हो रही है सर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड की। तो ये अवार्ड है क्या सर? तो यहां पर थोड़ी सी डिटेल है। अच्छा, किसी भी न्यूज में आपके लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो उसको मैंने इस तरह से बॉक्स में बंद कर रखा है, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ पूरी न्यूज ना पढ़ के मेनली उतने पॉइंट पर फोकस करें, ठीक है। या अगर पढ़े भी तो आपको पता हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहां पर जैसे ये कह रहे हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, इसको अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। देखो, अकादमी मतलब क्या है? एकेडमी तो आपने वर्ड सुना होगा, एकेडमी को हिंदी में कहते हैं अकादमी, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसको लिखने का तरीका ये होता है हिंदी में, थोड़ा सा हिंदी में मेरी राइटिंग गड़बड़ है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। संगीत नाटक अकादमी, ठीक है ना, हिंदी में क्या कहते हैं? अकादमी कहते हैं। तो उसी के रेफरेंस में ये वर्ड आया है अकादमी।
तो ये इसको अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है एंड इट इज द हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इट इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक चर्चा हमने कर ली है कि सर ये संगीत नाटक अकादमी होती क्या है। इट इज इंडियाज नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा, पहली चीज। लेकिन इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है, ये कैसे क्रिएट हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रेजोल्यूशन निकाला था, उसके बाद ये क्रिएट किया गया था, ठीक है ना। अभी एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है ना, ये संगीत नाटक अकेडमी, इट इज ए गवर्नमेंट बॉडी। तो गवर्नमेंट की किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। तो संगीत नाटक अकादमी किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, इसको ध्यान रखिएगा। और आपके कई बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी, ठीक है, एनएसडी, जिसमें आप देखोगे बॉलीवुड के बड़े बड़े आपके स्टार्स निकले, शाहरुख खान निकले, आपका मनोज बाजपेयी निकले, अनगिनत नाम है जो एनएसडी से निकल के आए हैं, जिन्होंने एनएसडी में थिएटर किया है, ठीक है ना। तो वो इसके अंडर आता है। तो एक बड़ी संस्था है और बड़ा अवार्ड है, ठीक है। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, इसको मिस मत करिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये नाम जरूर लिख लीजिएगा, ओलिन मेगू दामिन जी का, जिन्होंने इस बार का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, उनको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। चलो ये हो गई पहली न्यूज। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। जीआई सर्टिफिकेट हैंडेड ओवर टू स्टेट्स 18 इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स। अभी देखो कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, सर क्या इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया है, या सर इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया है, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन थी, सारी कंफ्यूजन अगली स्लाइड में एंड कर देंगे। इकट्ठा जितने भी प्रोडक्ट्स अभी तक मिले हैं, किस ईयर में मिले हैं, किस कैटेगरी में मिले हैं, सब बताऊंगा, ठीक है ना। देखो जीआई टैग होता क्या है, मान लो कोई प्रोडक्ट किसी एक लोकल एरिया में मिलता है, ठीक है ना, तो उसकी एक स्पेशल वैल्यू होती है। जैसे आपका मान लो कोई सिटी वाई है, तो वहां पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मफलर बनता है, वो कहीं नहीं बनता, उनकी वो स्पेशलिटी है। अब हो सकता है कोई और एरिया उस चीज को कॉपी कर ले, अब वो कहने लगे कि हाँ नहीं वो सिटी वाई की क्या है, आपका सिटी वाई की वो मफलर के नाम पर बेचे। जैसे बनारसी साड़ी बहुत फेमस है, मान लो वो बनारस में बन रही है, मान लो कोई आपका बिहार में बैठ के बनारस की साड़ी के नाम पे बना रहा हो कि बनारस की साड़ी, और वो उसको बेच रहा हो, ठीक है ना। तो ये क्या है सर, आपका कॉपीराइट का इशू हो जाता है। तो यहां पर जो चीज बनारस में फेमस है, बनारस के नाम पे ही बिकनी चाहिए और वही बननी चाहिए। तो किसी भी लोकल एरिया के प्रोडक्ट्स को जब हम रिकॉग्नाइज करते कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट इस एरिया का है, तो उसको कॉपीराइट मिल जाता है। तो अब जो साड़ी है, जो बनारस की स्पेसिफिक वेराइटी, वो सिर्फ बनारस में बनेगी, बाकी और कोई बनाएगा तो उसके लिए दिक्कत है, ठीक है ना। तो एक एरिया को आपने क्या दे दिया, कॉपीराइट दे दिया, ठीक है ना। तो उस एरिया को रिकॉग्निशन भी मिल गई कि हाँ ये स्पेशलिटी सिर्फ यहाँ की है, सिर्फ यहीं पर मिलेगी, और वही लोग उस चीज को बेच पाएंगे। तो उससे उन लोगों को ट्रेडिंग में भी हेल्प मिल जाती है, अपनी आर्ट को प्रमोट करने में भी हेल्प मिल जाती है। तो इसके लिए जीआई रजिस्ट्रेशन एक्ट भी है। किस ईयर में बना था, कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा। बाकी हमारा जो 9 PM वाला नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स होता है, उसमें मैंने जीआई टैग पे कई बार आपको लिखवा चुका है कि आपका किस एक्ट के अंदर आता है, उसमें आपका कितने उसमें ईयर के लिए वैलिड होता है। तो जो जीआई टैग से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में डिटेल पूछ सकता है, वो मैंने आपको वहां पर न्यूज में आता रहता है, हम उसे बार बार रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है। अब ये अरुणाचल स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर मेन फोकस है हमारा कि अरुणाचल के किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो आप ये एक बार न्यूज चाहो तो पढ़ लेना, मेन चीज ये है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के जितने जीआई टैग्स है वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिए। अभी 18 प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेट मिला है अभी रिसेंट में, ठीक है ना। क्योंकि हर साल कुछ प्रोडक्ट्स को टैगिंग की जाती है, वो लोग अप्लाई करते हैं, अगर ठीक लगता है सरकार को तो उनको जीआई टैग दे दिया जाता है। जैसे सबसे पहले आपका जो जीआई टैग मिला था वो किसको मिला था, ऑरेंजेस को, ये 2014 में मिला था सर, ठीक है ना। फिर दूसरा किसको मिला, इदुमिश्मी टेक्सटाइल्स को, ये कब मिला सर, 2019 में मिला। तो पहले आपके ये दो जीआई टैग्स होते थे। आप हमारी पुरानी अरुणाचल जीके की पीडीएफ देखेंगे तो उसमें मैंने ये दो जीआई टैग्स आपके मेंशन कर रखे थे
क्योंकि पहले यही दो जीआई टैग्स थे और जीआई टैग की वैलिडिटी 10 साल की होती है। अब उसके बाद लास्ट ईयर में, ठीक है ना, अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच 18 अदर प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। लास्ट ईयर के अक्टूबर में 3 प्रोडक्ट्स और ऐड हो गए थे, खाओ ताई, याक चुरपी, तांगसा टेक्सटाइल, 3 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए थे। बाकी और फर्दर प्रोडक्ट्स को आई थिंक एक प्रोडक्ट और ऐड हुआ था, शायद आदि केकिर था, ठीक है ना। बाकी अभी जो फर्दर 12 और प्रोडक्ट्स को जनवरी में जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। तो अक्टूबर में 4 और ऐड हो गए थे, खाउताई था, याकचुरपी था, तांगस्ता था और मे भी जहां तक आदि केकिर था, ठीक है, 4 हो गए थे। उसके बाद फर्दर 12 प्रोडक्ट्स को अभी जनवरी में जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये सारे नाम आपके हैं जीआई टैग के, ये आपको याद करने, ठीक है। ये सारे नाम आपको याद करने, सर आपका स्टेट स्पेसिफिक है, करना पड़ेगा। किसी और स्टेट का होता तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता, अरुणाचल का करना पड़ेगा। यहां पर मैंने कैटेगरी भी मेंशन कर दी है कि मान लो जो आदि केकर जिंजर, ठीक है ना, ये किस कैटेगरी में आता है, एग्रीकल्चर कैटेगरी में। जैसे दाव, आपका जो दाव है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में, मरुआ आपो, ठीक है ना, ये किस में आता है सर, आपका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में। आदि आपो ये किस में आता है सर, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में। तो आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, किस ईयर में उसको जीआई टैग मिला, ये सारी लिस्ट मैंने यहां पर बना दी। इसके अलावा कंफ्यूज नहीं होना, अरुणाचल में टोटल जितने अभी तक जीआई टैग दिए गए हैं वो सारे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है, इसके अलावा और नहीं है कोई, ठीक है। तो इसके बाद अब आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, तो बस आपको इन पे फोकस करना है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा यहां पर मैंने थॉट ऑफ द डे भी डाल दिया, तो कहां गया, हाँ, थॉट ऑफ द डे देख लो सर। ट्रू ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ योर सेल्फ, इट्स इज थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ लेस। मतलब कहने का मतलब ये है, ह्यूमिलिएशन क्या होता है सर, जो थोड़ी सी हम जो बेइज्जती फील करते हैं, दैट इज द ह्यूमिलिएशन, है ना। तो मतलब असल बेइज्जती की बात ये नहीं है कि आप अपने बारे में कम सोचते हो, यानी ऑथर कह रहे भले अपने बारे में कम सोचो लेकिन अपने आप को कम मत सोचो, ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अपने आप को प्रधानमंत्री मान लेना है, मतलब मेन चीज ये है कि कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। देखिए सीधी सी बात है, जब तक आप अपनी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक दुनिया आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। जैसे अभी एक मॉक इंटरव्यू में एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपने कई बार हो सकता है रील्स वगैरह में देखा हो, कि अपनी कोई डिसक्वालिटी बताइए, अपनी कोई ऐसी क्वालिटी बताइए जो आपको लगता है दैट मेक्स यू इनकेपेबल ऑफ बिकमिंग एन आईएएस, ठीक है ना। वो उसी पर्सन से पूछ रहे आपको लगता है आपके अंदर ऐसी कोई कमी है जो आपको आईएएस बनने से रोक सकती है, तो उस पर्सन ने सीधा सा जवाब दिया आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, अगर होगा भी तो मैं उस पर वर्क करूंगा, ठीक है ना। तो ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने आप को कैपेबल समझना, ठीक है। अगर आप अपने ही आपको कैपेबल नहीं समझेंगे तो सामने वाला कैसे समझेगा, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द थॉट ऑफ द डे। चलिए सर इसके अलावा ये न्यूज देख लेते हैं। ये न्यूज में सर ऐसा था, अभी जो जीएनसी है उसमें एक साइंटिफिक मॉडल कॉम्पिटिशन हुआ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। ये न्यूज क्यों उठाई सर, नेशनल साइंस डे, ठीक है ना। आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स का भी एक सेक्शन है, मतलब उस पर क्वेश्चन बनते रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बनते हैं, ठीक है। तो बहुत आराम से किसी दिन पूछ लेगा बताओ नेशनल साइंस डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी, ठीक है। नेशनल साइंस डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्यों सेलिब्रेट करते हैं सर, क्योंकि इस दिन जो सीवी रमन है, इंडिया के एक एमिनेंट साइंटिस्ट, एमिनेंट फिजिसिस्ट सर सीवी रमन, ठीक है ना, सर सीवी रमन जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है फिजिक्स में, ठीक है ना। तो उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, ठीक है ना। उन्होंने फिजिक्स का एक अजूबा फिनोमिना रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, उसी वजह से 1928 को डिस्कवर किया था, उसी वजह से 28 फरवरी को हमने डिसाइड कर लिया हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल साइंस डे। अब ये डे सेलिब्रेट करने से होता क्या है, लोगों के अंदर उत्साह जगाया जाता है। हर साल
हम फिर इस चीज को याद करेंगे कि हाँ, हमारे देश का कोई फिजिसिस्ट था, हमारे देश का ही कोई साइंटिस्ट था जिसने नोबेल प्राइज जीता, जिसने इतनी बड़ी डिस्कवरी की। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर सीवी रमन जी ने उस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी। ये मैंने भी मेंशन किया है, बाकी एक और न्यूज आर्टिकल था आगे, उसमें भी मेंशन था। ठीक है, अदरवाइज मैंने तो कर ही दिया। चलो नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट न्यूज पे। ये एडिटोरियल है, टाइम फॉर भारत भक्ति। ये आज का एडिटोरियल है। दो एडिटोरियल थे। एक एडिटोरियल जो था वो उसी मुद्दे पे था जो आपने कल डिस्कस किया था ना, कि कुछ में क्या कहते हैं, आपके म्यांमार से कुछ इलीगल माइग्रेंट्स अरुणाचल में आए हैं। दैट इज मतलब चिंता का विषय है। ठीक है ना, तो उस पे एक एडिटोरियल था, तो उसमें कुछ मतलब अपने एग्जाम के रिलेटेड कोई सब्सटैंशियल कंटेंट नहीं मिला मुझे। ठीक है ना, हाँ उसको आप आंसर राइटिंग में इंटरनल सिक्योरिटी में मेंशन कर सकते हो। एपीपीएससी अगर आप स्टेट एग्जाम्स दे रहे हो तो उसमें इंटरनल सिक्योरिटी में आपका वो मुद्दा आ जाएगा कि हाँ, कि जो इलीगल माइग्रेंट्स आपका स्टेट में एंटर कर रहे हैं उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अदरवाइज एज सच फैक्चुअल न्यूज उसमें नहीं थी, है तो इसमें भी कुछ खास नहीं। ये बेसिकली जो अभी ज्ञानवापी मॉस्क वाला मुद्दा चल रहा है उसकी पूरा एक इन्होंने एक तरीके से टाइमलाइन बता दी कि आपका 1993 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद जो उस टाइम यूपी गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने वहां पर जो ज्ञानवापी मॉस्क में जो तहखाना है, वर्शिप होती थी, उसको रोक लगवा दी थी। अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उसको चालू, वो हाई कोर्ट में वो गई, चैलेंज हुआ, तो हाई कोर्ट ने अभी फिर से उसको स्टार्ट करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या अभी सिचुएशन हुई है तो पूरा यहाँ पर डिटेल में उन्होंने समझाया। आप इसको भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपको अगर ज्ञानवापी मॉस्क की बिल्कुल जानकारी नहीं है, आप उसको जानना चाहते हो, तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे पूरी वीडियो बनी हुई है जिसमें शुरू से लेकर एंड तक ज्ञानवापी मॉस्क को पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है। वीडियो की लिंक मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप वहां से डिटेल जान सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप सर्च करोगे ज्ञानवापी मॉस्क नॉर्थ ईस्ट पीएससी, तो वो नजरुल सर ने उस पर एक लेक्चर लिया है, तो वो वीडियो आप वहां से देख के ये पूरी टाइमलाइन जान सकते हो। हाँ, ये न्यूज मैंने इसलिए रखी है कि इसमें एक टॉपिक है सर, ठीक है ना, एक लॉ की बात हुई है यहाँ पर, पीओडब्ल्यू, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हुई है। ये कब पास हुआ था सर? आपका 1991 में हुआ होगा ना। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो ये यहाँ पर लिखा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है, ईयर एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अगर मैं बात करूं, इट वाज इनेक्टेड टू freeze the status of religious places of worship as they existed on August 15, 1947। देखो ये कानून इसलिए लाया गया था क्योंकि जैसे पहले क्या होता था कि कोई भी राजा दूसरे राजा पे अटैक करता था तो उसकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे भी अटैक किए जाते थे। मान लो प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे अटैक करना एक असर्ट करता था कि हाँ, हमने तुम्हारे टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी हम तुम पर हैवी हैं। तो जब मुस्लिम्स आए, मुस्लिम इन्वेडर्स आए, ठीक है ना, तो उन्होंने कई टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए। तो इस तरह की सिचुएशन इंडिया में पैदा हुई। इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखोगे बहुत से ऐसे मस्जिद है जिनको तोड़ के चर्च बनाया गया, बहुत से ऐसे चर्च है जिनको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो ये हमेशा से लगा रहा था पुराने राजाओं में। तो जब 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि देखो भाई, ये जो रिलीजियस साइड की डिबेट है ये तो कहीं जाके नहीं रुकने वाली। कल कोई किसी भी साइड को क्लेम करेगा कि नहीं ये वो साइड है, ये वो साइड है, तो हम हमेशा उन मुद्दों में पड़े रहेंगे। तो सबके स्टेटस फ्रीज करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था। यानी मान लो यहाँ पर कोई भी साइट है, ठीक है ना, ये डिस्प्यूटेड है, ये डिस्प्यूटेड है, ठीक है ना, अगर वो डिस्प्यूटेड है तो उसको क्या करा जाएगा, जो उसका स्टेटस है, मान लो ये मॉस्क बन गई तो ये मॉस्क रहेगा, ये टेम्पल बन गया तो ये टेम्पल रहेगा, ठीक है ना। तो उसका जो स्टेटस पुराने जमाने में क्या था, डजंट मैटर, 15 अगस्त 1947 को जो उसका स्टेटस रहेगा, जो रिलीजियस साइट वो रहेगी, तो उसका स्टेटस फ्रीज हो जाएगा। ठीक है ना,
अगर वो मंदिर था तो वो मंदिर रहेगा, अगर वो मस्जिद थी तो वो मस्जिद रहेगी, या कोई भी रिलीजियस साइट वो थी 15 अगस्त 1947 को, तो एज इट इज सेम स्टेटस आगे कंटिन्यू करेगा। और अगर उस साइट को लेकर कोई भी केस चल रहा होगा कोर्ट में, तो वो केस नलीफाई हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एग्रीमेंट ना पहुंचाओ। ठीक है, तो ये कानून लाने का मेन रीजन ये था ताकि जो रिलीजियस साइट्स को लेके डिस्प्यूट है उसे खत्म कर दिया जाए। ठीक है ना, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। इट प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है ना, और ये क्लियर कर देती है कि रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप रिमेन्स द सेम एज इट वाज ऑन अगस्त 15 1947। तो उस साइट का जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 का था, इट विल कंटिन्यू एज इट इज। ठीक है, अबैटमेंट ऑफ पेंडिंग केसेस, तो अगर कोई केसेस उसके डिस्प्यूट को लेके चल रहा है तो इट विल बी टर्मिनेटेड एंड नो न्यू केसेस कैन बी इनिशिएटेड। दूसरा, इसके कुछ एक्सेप्शन भी थे, यानी सारी साइट्स इसमें कवर नहीं थी। जैसे आपका राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला जो डिस्प्यूट था, वो एक्सेप्शन था, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि कई लोगों का डाउट आएगा सर अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था तो वो राम जन्मभूमि डिस्प्यूट कैसे चला, तो वो आपका ऑलरेडी इसमें एक्सेप्शन दिया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई मामला सेटल हो चुका है और रिजॉल्व एंड डिस्प्यूट, ठीक है, तो उस केस में उस पे ये कानून नहीं लगेगा। अदरवाइज किसी पर डिस्प्यूट चल रहा है, किसी के डिस्प्यूट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो वो सब खत्म कर दी जाएंगी, और ऐसा नहीं करोगे तो पेनल्टी भी यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर मेन चीज आपको क्या ध्यान रखना है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में थोड़ा सा मेरे को बताना था, इसलिए ये मैंने आर्टिकल आपका उठा लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं सर। नेक्स्ट न्यूज थी, इंडिया कंडक्टेड क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर हीमोफीलिया ए जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है, जब मान लो आपकी बॉडी में कोई जीन इन्फेक्ट होता है तो अल्टरनेट कोई जीन इंजेक्ट करके उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में क्या हो रहा है, भारत अपनी कोशिश कर रहा है कि हीमोफीलिया ए एक जो डिसीज है उसके बारे में यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा। तो हीमोफीलिया ए के बारे में यहाँ डिटेल है, तो उसके लिए जीन थेरेपी की ट्रायल्स चल रहे हैं। वैसे तो अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, अभी जब कोई फाइनल डिसीजन आ जाएगा तभी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर हीमोफीलिया के बारे में मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो बायोलॉजी सेक्शन आता है, जनरल साइंस जो है, जीके में जाओगे तो जनरल साइंस एक सेक्शन है, जनरल साइंस में बायोलॉजी, उसमें ह्यूमन डिसीजेस पे सवाल आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो। ठीक है, तो हीमोफीलिया है क्या सर, ये एक ऐसी डिसीज है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, जैसे आपने जनरली देखा होगा क्या होता है, मान लो अगर आपकी कोई इंजरी हो जाए, कहीं कट लग जाए, तो थोड़ी देर बाद अपने आप ब्लड रुकने लगता है ना, ब्लड जमने लगता है, फिर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड नहीं रहता है। ठीक है ना, तो वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमारे ब्लड में एक फैक्टर होता है, एक प्रोटीन होता है, सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं जिसको कहते हैं ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स। उसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनको कहते हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की वजह से हमारे बॉडी में जब भी खून निकलता है तो कुछ टाइम में ही वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर मान लो किसी के में वो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर मौजूद नहीं है तो उसकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो सकती है ना, कंटिन्यूस ब्लड फैलता रहेगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसी बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। जब उस पर्सन की जो ब्लड है उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है तो इवन अ माइनर इंजरी कैन कॉज सीवियर ब्लीडिंग। ठीक है ना, ये जनरली इनहेरिटेड होती है, ये हमारे जीन्स में म्यूटेशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से ये पैदा होती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये मेल्स में देखी जाती है ये बीमारी। ठीक है ना, और इट हैज द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू क्लॉट इज सीवियरली रिड्यूस, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग की एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, तो उस डिसीज को कहते हैं हीमोफीलिया, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, हीमोफीलिया। इसमें दो टाइप के मेनली होते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, जो ये अभी चल रहे हैं ट्रायल्स, ये किसके चल रहे हैं, हीमोफीलिया ए। ये कब होता है, अगर किसी में क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी है। ठीक है ना, डज नॉट हैव अनफ क्लोटिंग फैक्टर 8, अगर क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी है तो उसको कहते हैं हीमोफीलिया ए। इसमें देखो लिखा है टू एक्सप्रेस
फैक्टर 8, ठीक है। अगर फैक्टर 9 की कमी है तो हीमोफीलिया बी, बट जनरली जो हीमोफीलिया देखने को मिलता है दैट इज हीमोफीलिया ए। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखती हीमोफीलिया होता क्या है और हीमोफीलिया ए में कौन से फैक्टर की कमी होती है। तीसरी चीज, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, मतलब सेलिब्रेट नहीं, मतलब किस दिन मनाया जाता है ताकि आपका अवेयरनेस फैलाई जा सके, ठीक है। कोई दिन किसी को डेडिकेट कर दिए जाते हैं ताकि उसकी अवेयरनेस फैलाई जाए। जैसे वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 17 अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल। तो दो डेट्स आपको आज बता दी, 28 फरवरी नेशनल साइंस डे और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे किस दिन होता है, 17 अप्रैल को होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्टोरेशन ऑफ फुली फंक्शनल डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ WTO टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सेज इंडिया। अभी देखो WTO की एक कॉन्फ्रेंस चल रही है अबू धाबी में, 28 और 29 दो दिन की है, तो आज भी चलेगी। उसके बाद जो जो डिसीजंस लिए जाएंगे तो वो मे बी कल के न्यूज़पेपर में आएंगे, तब हम उसको देख लेंगे ना। अभी लेकिन कल जो बातें चली उसमें क्या बोला गया ये देख लो, ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना और ये पढ़ लेना, है ना। मेन बात यही है। इंडिया ऑन वेडनेसडे, अभी वेडनेसडे को जो मीटिंग हुई, रीस्टोरेशन ऑफ द फुली फंक्शनल डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। रीस्टोरेशन ऑफ द फुली फंक्शनल डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ द WTO इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। देखो है क्या, WTO एक बॉडी है। अभी मैंने यहाँ पर पहले एक बार आपको WTO के बारे में बता देता हूं, ठीक है। WTO है कैसा, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है। अच्छा, कंफ्यूज मत करना, WTO एक वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो यूनाइटेड नेशंस के एफिलिएशन में है। और ये जो WTO है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज डिफरेंट। इसका मेन पर्पस क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना है। जैसे मान लो कभी क्या होता है, कोई कंट्री किसी कंट्री के ट्रेड में इंटरफेयर कर रहा है या उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको ये डील करता है। यानी एक फ्री एंड फेयर ट्रेड होता रहे, इसके लिए बनाया गया WTO, ठीक है ना। तो इट ऑफिशियली कमेंस ऑपरेशन ऑन जनवरी 1 1995 में ये बन गया था। इससे पहले एक और दूसरी बॉडी थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। पहले एक बॉडी थी गेट, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसको रिप्लेस करके WTO बनाया गया, ठीक है ना। किस एग्रीमेंट से बनाया गया, 1994 में मराकेश एग्रीमेंट हुआ था, उससे बनाया गया। ये जो WTO की जानकारी है, आप जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें काम आएगी, ठीक है ना। एग्रीमेंट का नाम पूछ सकता है WTO से पहले कौन सी बॉडी थी, WTO कब बना। और अगर आप APSSB तक की तैयारी कर रहे हो तो इसमें हेडक्वार्टर ध्यान रखना, हेडक्वार्टर इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। WTO का हेडक्वार्टर ध्यान रखना, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं एग्जाम चेंज होने से उसकी जो प्रिपरेशन है उसमें भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो 90% 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल GDP को ये कवर करता है। 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। तो देखो ये एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि जब WTO बना था तो अमेरिका की बहुत मेन अहम भूमिका थी, ऑब्वियसली बात है 1995। तो उस टाइम आप इमेजिन करो 1990s कोल्ड वार चल रहा था, USSR कोलैप्स हो गया था। तो अब जो यूनिक पावर बचा था, यूनिपोलर वर्ल्ड हो चुका था उस टाइम, और सबसे बड़ी पावर था उस टाइम आपका अमेरिका, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर था, इसको बनाने के पीछे रीजन यही था क्योंकि अमेरिका को अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो उन्होंने WTO क्रिएट किया ताकि वो कंट्रीज को फोर्स कर सके, नहीं भाई तुम अपनी मार्केट ओपन करो, हमारे भी प्रोडक्ट्स खरीदो, हमारे भी खरीदो। अब ये देखो 1991 के बाद बन रहा है। 1991 में इंडिया में भी रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हमारी भी मार्केट नई नई ओपन हुई थी। तो इनका मेन पर्पस बताया जाता है ये रहा है कि इन्होंने बनाया कि भाई ऐसा है, हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो, अपनी मार्केट ओपन करो। अब लेकिन क्या हो रहा है, अब अदर कंट्रीज भी डेवलप हो रहे हैं, इंडिया एक मेजर पावर बन रहा है,
हमारे पड़ोसी भी, जैसे आप बांग्लादेश जैसे कंट्रीज उठा लो, तो वो भी एक मतलब प्रोडक्शन के मामले में आगे बढ़े हैं। और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है। यानी आज का टाइम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो हर एक कंट्री अपने आप को असर्ट कर रहा है, अपनी पावर्स जमा रहा है। तो आज के टाइम में हर कोई चाहता है हमारे प्रोडक्ट्स बिकें। तो पहले सिर्फ अमेरिका बेचने वाला था, तो अमेरिका का फोकस रहता था, नहीं देखो WTO के हिसाब से चलो, फ्री एंड फेयर ट्रेड हो। तो अब क्या है, अब अमेरिका को खरीदने पड़ रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना, हम भी बनाने लगे हैं प्रोडक्ट। तो अब वो नहीं चाहते हैं कि जो सिचुएशन पहले थी अब रहे, इसीलिए अमेरिका क्या है, WTO की फंक्शनिंग को रोक रहा है। तो अब अमेरिका नहीं चाहता है कि WTO के हिसाब से काम चले, क्योंकि WTO के हिसाब से काम चलेगा तो अमेरिका मनमानी नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही भारत भी कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्यों? इसकी जो एपेलेट बॉडी है, एपेलेट बॉडी क्या होती है, मान लो अगर कोई कंट्री फ्री एंड फेयर ट्रेड नहीं कर रहा है, तो आप WTO में किससे शिकायत करोगे? तो WTO की जो एपेलेट बॉडी है उससे शिकायत करोगे, वहां अपील करोगे। तो अभी भारत ने ये कहा है कि भाई ऐसा है कि जो इसकी एपेलेट बॉडी है वो तो काम ही नहीं कर रही है। कब से नहीं काम कर रही है? 2019 दिसंबर से काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि उसमें जो मेंबर्स और जजेस की अपॉइंटमेंट है उसको अमेरिका ने क्या कर रखा है? ब्लॉक कर रखा है। ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स और जजेस बाय द यूएस, एंड दिस हैड कॉल्ड इनटू द क्वेश्चन ऑफ द WTO's ओवरऑल क्रेडिबिलिटी एंड द रूल्स बेस्ड ट्रेड ऑर्डर इट अपहोल्ड्स। यानी रूल बेस्ड जो ट्रेड का ऑर्डर बनाया था कि रूल के हिसाब से सब ट्रेड करेंगे, कोई ट्रेड में मनमानी नहीं करेगा, ठीक है ना, रूल के बेस पे ट्रेड करेंगे। जैसे पहले अगर मान लो WTO नहीं होता तो इंडिया के पास ऑप्शन था कि भाई हम उस कंट्री से प्रोडक्ट नहीं मंगाएंगे, वरना हमारे प्रोडक्ट्स बनाने में दिक्कत होगी। लेकिन WTO के मेंबर बन गए तो हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। किसानों को सब्सिडी देने में दिक्कत आ जाती है, WTO में कई बार इस चीज को चैलेंज कर दिया जाता है, इंडिया अपने किसान को सब्सिडी दे रहा है। अभी थाईलैंड ने भी ऐसा क्लेम करा कि भारत जो है अपना राइस को सब्सिडी में बेच रहा है और वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है उससे, ठीक है। तो ऐसा थाईलैंड ने भी क्लेम किया। तो हम इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो वो WTO में चैलेंज होता है। हम कहीं भी सब्सिडी वगैरह अपने किसी प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट करते टाइम देते हैं, क्योंकि रूल कहते हैं भाई सब्सिडी नहीं दोगे, क्योंकि तुम सब्सिडी दोगे तो किसी और के प्रोडक्ट को बिकने में दिक्कत होगी। लेकिन अब चूंकि चीजें अमेरिका के फेवर में नहीं रही, तो अमेरिका नहीं चाह रहा है कि WTO ढंग से काम करे। यही रीजन है 2019 से देखो इन्होंने इसकी एपेलेट बॉडी को रोक रखा है। तो अपेलेट बॉडी इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एपेक्स मतलब टॉप इंस्टीट्यूशन फॉर एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने की सबसे टॉप बॉडी एपेलेट बॉडी है। तो उसमें अमेरिका ने आपका क्या कर रखा है? ब्लॉक कर रखा है अपॉइंटमेंट, इस वजह से WTO ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। ऐसा आपका किसने कहा है? भारत ने कहा, ठीक है ना। ऐसा आपका न्यूज में है, भारत ने तो कहा है कि फुली फंक्शनल डिस्प्यूट सेटलमेंट WTO का ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो इसको जो मेन पॉइंट्स थे WTO से रिलेटेड वो हमने आपका ये इसमें हाईलाइट कर दिए हैं। इसके अलावा WTO क्या है ये यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इसके बाद इंडिया US होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, मतलब अभी इंडिया की तरफ से कौन था? हमारे जो होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला जी, ठीक है, और US की तरफ से क्रिस्टी कैनगेलो, तो ये दोनों ने अपना कुछ सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये न्यूज़ थी, इसके रिलेटेड मैंने PIB से सारे आपके जो टाइज वगैरह साइन किए गए हैं वो यहाँ पर आपका मेंशन कर दिया, ठीक है ना। तो दो हुआ क्या मीटिंग में, जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हुए, बोथ साइड्स रिव्यूड ऑन गोइंग कॉपरेशन। पहली बात तो जो अमेरिका और इंडिया कॉपरेशन में काम कर रहे हैं तो उसमें रिव्यू किया गया कैसे काम चल रहा है। साथ ही साथ एक MOU साइन हुआ, MOU ऑफ कॉपरेशन ऑन लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग बिटवीन द US फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग सेंटर एंड इंडियाज सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी ये IPS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूट है। तो जो IPS ऑफिसर्स लबासना में सिलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में होती है। इसी तरह से अमेरिका की भी फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना।
तो उनके बीच एक एमओयू साइन हुआ कि ट्रेनिंग में कोऑपरेट करेंगे, मतलब उनकी इंस्टीट्यूट से हम सीखेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट से वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपका मेन अभी जो कल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये मेन पॉइंट पे साइन हुआ है, ठीक है। बाकी अगर देखो आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एपीएसएसबी तक की कर रहे हो तो उसमें इतना इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। चलिए, तो आई थिंक हाँ ये आपका लास्ट न्यूज़ थी, तो इतना ही सर आज की न्यूज़ में था। तो जो जो भी मेन पॉइंट्स थे उसको मैंने वो न्यूज़ क्लिप लगा दी, उसके बाद आपका उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को वन बाय वन मैंने आपका वहां पर डिस्कस करा है, ठीक है। तो इसी तरह से डेली में कोशिश करेंगे जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज आती रहे एग्जाम में उनको हम इसी तरह से क्लब करके लिखते रहें, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो आप बताइएगा। लास्ट कमेंट जो आया था कल की वीडियो में, तो आज हमने उसको चेंज किया, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम पीडीएफ फॉर्मेट में बनाते रहेंगे, तो कोशिश करेंगे मंथली जितनी भी पीडीएफ बन जाए उनको एक जगह कंपाइल करके फिर वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे, ठीक है ना। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि आप न्यूज़ पढ़ोगे और न्यूज़ से रिलेटेड जो फैक्चुअल डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आप साथ ही साथ पढ़ते रहो, ठीक है। तभी न्यूज़ से आपको कोई फायदा है। देखो न्यूज़ पढ़ने से तब फायदा होता है जब न्यूज़ के की पॉइंट्स आप पकड़ पाओ जो आपको एग्जाम में काम आए, ठीक है ना। तो आपके लिए ये काम मैं करके दे रहा हूँ, आपको बस क्या करना है, इसको फॉलो करना है और अपना रिवीजन मेंटेन करना है, ठीक है ना। चलिए सर, तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।